नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इसी बुक से बहुत सारे टॉपिक कवर किए थे, जिसमें था सेक्स और जेंडर में क्या अंतर है, महिला एवं लिंग अध्ययन क्यों जरूरी है, लिंग विभेद के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, लिंग विभेद के खिलाफ कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा उपाय, हम लिंग विभेद कैसे समाप्त कर सकते हैं, आदि आदि। तो बहुत सारे टॉपिक हम इस बुक से कवर कर चुके हैं, जिसका नाम है लिंग विद्यालय एवं समाज। तो ये लिंग विद्यालय एवं समाज, इसके जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, वो हैं डॉक्टर दीप्ति जैन, जो कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के एक प्रोफेसर हैं। तो चलिए, इसी बुक का जो आज हम टॉपिक लिए हैं वो है भारतीय समाज का आधुनिक स्वरूप। इसी बुक को आधार मानकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा समाज को एक्सप्लेन किया गया है इस बुक में। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है भारतीय समाज का आधुनिक स्वरूप, उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ उनका भी ज्ञानवर्धक हो सके, उनका भी भलाई हो सके। तो चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जो आज का टॉपिक है भारतीय समाज का आधुनिक स्वरूप, उस पर चर्चा करते हैं। तो आप देख लीजिए, ये इस बुक का अध्याय 5 है, जिसका नाम है समाज एवं शिक्षा, सोसाइटी एंड एजुकेशन। तो इसी अध्याय में एक टॉपिक है जिसका नाम है भारतीय समाज का आधुनिक स्वरूप। तो इसी टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, आ चुका है भारतीय समाज का आधुनिक स्वरूप। तो इसमें लिखा है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आधुनिक युग में हमारे समाज में भी प्रत्येक क्षेत्र में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में जहां सभी क्षेत्रों में परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं, वहीं रूढ़ियों का प्रभाव भी देखने में आता है। इस बुक का मानना है, जो राइटर है उनका मानना है कि हमारे समाज में रूढ़ियाँ जो पहले थे, आज भी उनका प्रभाव जो है देखने में आता है। लोगों का अतीत की मान्यताओं से भी मोह है और परिवर्तन के प्रति भी वे आकृष्ट हैं। कहने का मतलब है कि जो पुरानी रीति रिवाज है, उसकी भी मान्यता अभी हमारे समाज में दिखाई पड़ता है, और जो परिवर्तन हो रहे हैं उस ओर भी अग्रसर है हमारा समाज। तो देखिए, कुल मिलाकर हमारे समाज का आधुनिक चित्र इस प्रकार बनता है। तो इसका जो पहला पॉइंट है, तो पहला पॉइंट है, हमारे समाज में आर्थिक आधार पर उच्च, मध्यम एवं निम्न वर्गों का उदय तेजी से हो रहा है। मध्यम वर्ग एक विशाल रूप में उभर रहा है। कहने का मतलब है कि जो हमारा समाज है, समाज आर्थिक आधार पर उच्च, मध्यम और निम्न वर्गों में बटा हुआ है, और जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग एक विशाल रूप में उभर रहा है, मतलब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारा जो समाज है, समाज का स्वरूप है। दूसरा पॉइंट देखेंगे तो दूसरे पॉइंट में लिखता है, जाति का प्रभाव तो धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे खान पान, विवाह एवं व्यवसाय पर लगे जाति प्रबंध ढीले होते जा रहे हैं, किंतु दूसरी ओर चुनाव आदि के अवसर पर हम जातिवाद को बढ़ते हुए देखते हैं। तो भारतीय समाज का आधुनिक स्वरूप का जो दूसरा पॉइंट है, उसमें बताया जा रहा है कि देखिए, जो जाति का प्रभाव है वो हमारे समाज में धीरे धीरे तो कम हो रहा है, जैसे खान पान में हो गया, विवाह और व्यवसाय में हो गया, लेकिन जैसे चुनाव का समय आता है तो जातिवाद बढ़ते हुए दिखाई देता है। अब देखिए, जो तीसरा पॉइंट है, तो तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, भारतीय संविधान में कहने को तो स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि समाज में उनके प्रति बहुत भेदभाव बरता जाता है। नवविवाहितों को दहेज के नाम पर जलाना, औरतों को पीटना, बलात्कार, लड़कियों से छेड़छाड़ आदि अनेक प्रकार की घटनाएं सिद्ध करती है कि स्त्रियों का समानता का अधिकार प्राप्त करना अभी मीलों दूर की बात है। तो इसमें तीसरा पॉइंट में बताया जा रहा है कि
हमारा संविधान तो समानता का अधिकार दे दिया, लेकिन वास्तव में अभी जमीनी लेवल पर कुछ भी बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जैसे कि दहेज प्रथा अभी भी चल रही है, औरतों को मारना पीटना, बलात्कार, लड़कियों से छेड़छाड़ आदि आदि घटनाएं जो हैं आज भी जमीनी लेवल पर दिखाई दे रही हैं। तो ये तीसरा पॉइंट है हमारे समाज की। चौथा पॉइंट देखा जाए तो चौथा पॉइंट क्या लिखा है। यह ठीक है कि हमारे संविधान में अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों को भी अन्य जातियों की तरह समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। साथ ही उनके लिए विधान मंडलों, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में विशेष संरक्षण की व्यवस्था की गई है। किंतु आज भी देश के अनेक भागों में हरिजनों एवं गैर हरिजनों के बीच भयंकर संघर्ष होते रहते हैं। तो ये चीज़ ज़मीनी लेवल पर हकीकत है दोस्तों की। चाहे जैसे SC ST और OBC को समानता का अधिकार तो दिया गया है, लेकिन जमीनी लेवल पर अभी समान बिल्कुल भी नहीं हो पाया है। और जैसे इसमें बताया गया है कि हरिजनों एवं गैर हरिजनों के बीच भयंकर संघर्ष होते रहता है। तो जो SC ST है उन्हीं को हरिजन कहा गया है, और जो जनरल में आते हैं उन्हीं को गैर हरिजन कहा गया है। तो इनके बीच में हमेशा संघर्ष देखने को अभी भी मिल रहा है। इसका जो पांचवा पॉइंट है, तो पांचवा पॉइंट देखिए, वास्तविकता यह है कि हमारा समाज ने ना तो पूर्ण रूप से परंपरात्मक है, न पूर्ण रूप आधुनिक। यह संक्रमण काल की अवस्था है। लोगों ने अभी अपने लिए निश्चित मूल्य निर्धारित नहीं किए हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा समाज है अभी भी न पूरी तरह से परंपरागत है, और ना ही आधुनिक हुआ है, ना ही मॉडर्न है, ना ही पुरानी है। वह क्या है कि संक्रमण काल में है। मतलब जो आधुनिक सोच है, आधुनिक सोच की ओर बढ़ रही है, लेकिन जो पुरानी परंपरा है उसको अभी भी नहीं भूल पाई है। लोगों ने अभी अपने लिए निश्चित मूल्य निर्धारित नहीं किए हैं। मतलब इंसान को कोई भी नया मार्ग नहीं दिख रहा है कि हम किस प्रकार से आगे का भविष्य तय करेंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा पांचवा पॉइंट। अब देखिए इसी बुक का छठवां पॉइंट है। तो छठवां पॉइंट क्या है। पुराने मूल्य तो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, किंतु नवीन मूल्य उनका स्थान अभी नहीं ले पाए हैं। भ्रष्टाचार जैसे दैनिक जीवन का एक अंग बन गया है। तो छठवां पॉइंट में लिख रहा है कि जैसे पुराना मूल्य तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, लुप्त हो रहा है। जैसे देखेंगे काफी हद तक जैसे समाधि वगैरह हुआ करता था, ठीक है। इसके अलावा दहेज प्रथा हो गया, ठीक ना। इसके अलावा आप कह सकते हैं जैसे अरे अभी मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। जैसे पति के मरने पर पत्नी को उसी के साथ में जला दिया जाता था। तो ये सारे चीज़ें क्या है कि जो पुराना जो मान्यताएं हैं वो धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, किंतु जो नवीन मूल्य है तो वो अभी जो है भारतीय समाज के लोग ग्रहण नहीं कर पाए हैं। और भ्रष्टाचार तो जो दैनिक जीवन है उसका एक क्या बन गया है कि अंग बन गया है, उसी में लिप्त हैं लोग। सातवां पॉइंट क्या है। वर्तमान से हमारा समाज पश्चिमीकरण की प्रक्रिया से अत्यधिक प्रभावित है। चाहे खान पान हो, वेशभूषा हो, संगीत, कला या भाषण हो, हम पश्चिम का अनुकरण करने में गर्व अनुभव करते हैं। इस समय भारतीय जनता का अपनी संस्कृति से मोह कम होता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि जैसे हमारा भारतीय संस्कृति जो था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि लोग उसको छोड़ रहे हैं, और जो पश्चिमीकरण है मतलब जो विदेशी परंपराएं हैं, तो चाहे खान पान हो, चाहे पहनावा हो, चाहे संगीत हो, चाहे भाषा हो, उसको लोग अपनाने में गर्व महसूस करते हैं कि इसी को अपनाने में श्रेष्ठता है। आठवां पॉइंट देखिए,
तो 8वां पॉइंट है, हमारे समाज में आजकल विघटनकारी प्रवृत्तियों का भी बहुत जोर है। भाषावाद, प्रांतवाद या क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद आदि से समूचे समाज में पृथकता की भावनाएं जोर पकड़ रही है। कहने का मतलब है, देखिए हमारा जो भारत देश है, आप सभी को पता है कि हमारे देश में 100 से भी ज़्यादा भाषाएं चलती हैं, जिनमें 22 जो भाषाएं हैं उनको हमारे संविधान ने मान्यता दी हुई है। लेकिन भाषावाद धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। कहने का मतलब है कि भाषा के आधार पर लोग बढ़ते जा रहे हैं, प्रांत के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और संप्रदाय के आधार पर हमारा जो समाज है बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है और सभी लोग एक दूसरे का विरोध करने में लगे हुए हैं। अगला पॉइंट देखिए, तो अगला पॉइंट है, हमारे देश की अधिकांश ग्रामीण जनता नौकरी व व्यवसाय आदि की तलाश में अथवा सुखपूर्वक रहने की चाह में गांव से नगरों की ओर पलायन कर रही है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों कि हमारा भारत देश का जो आधुनिक समाज है वो गांव से अब धीरे धीरे करके शहर की ओर जा रही है, चाहे वो नौकरी के लिए हो, चाहे व्यवसाय के लिए हो, ठीक ना। क्यों ऐसा कर रही है? क्योंकि वो भी अब सोच रही कि क्यों ना हम सुखपूर्वक जिंदगी बिताएं। अभी भी देश के हजारों गांवों में ना शिक्षा का कोई प्रबंध है, ना इलाज का और ना पीने के लिए स्वच्छ पानी का। अभी भी ग्रामीण व नगरीय संस्कृतियों में एक विशाल अंतर है। तो क्या है कि आजकल मीडिया का ज़माना है और मीडिया में जो गांव के लोग हैं वो देखते हैं कि शहर के जो लोग हैं उनका जीवन बिल्कुल अलग है, लेकिन जो गांव के लोग हैं उनका जीवन बिल्कुल अलग है। मतलब गांव के लोगों को जो सुविधा सरकार द्वारा दिया जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा जो शहर के लोग हैं उनको सुविधा प्रदान किया जा रहा है। इसी कारण गांव के लोग दिन ब दिन शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। अगला जो पॉइंट है, तो देखिए ये पॉइंट है, समाज में भौतिकवाद की प्रक्रिया तेजी से वृद्धि पर है, साथ ही प्रतिद्वंदिता में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। कहने का मतलब है भौतिकवाद मतलब विज्ञान की ओर बहुत तेजी से हमारा समाज जा रहा है, लेकिन इसमें प्रतिद्वंदिता है। जो परंपरावादी लोग हैं वो इस भौतिकवाद का बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं। आगे देखिए, तो आगे है, इससे लोगों के मस्तिष्क में तनाव जन्म लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक एवं सामाजिक विघटन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। जैसे कि एक ही परिवार है और एक ही परिवार में एक भौतिकवादी व्यक्ति है और सभी लोग परावादी सोच के लोग हैं, तो वहाँ क्या होता है कि इन दोनों के बीच में क्या होता है, विघटन की प्रक्रिया शुरू होती है, क्योंकि दोनों की सोच अलग है, वो एक दूसरे से परस्पर मिलकर नहीं रह पाते हैं, जिससे जो मस्तिष्क का तनाव है वो जन्म लेती है और परिवार और समाज से वो व्यक्ति जो भौतिकवाद का समर्थन करता है वो अलग हो जाता है, उसकी कोई नहीं सुनने को तैयार होते हैं। अगला पॉइंट देखिए, तो अगला पॉइंट है, प्रायः हम अनुभव करते हैं कि आम भारतवासी आत्म केंद्रित या स्थायी होता जा रहा है। लोग दूसरों के काम कम आते हैं। इसी का एक परिणाम यह हुआ कि हमारे समाज में संयुक्त परिवार के स्थान पर एकाकी परिवारों का प्रचलन बढ़ रहा है। ये जो बात लिखी है दोस्तों 11वें नंबर पे, तो इसमें देखिए आत्म केंद्रित मतलब जो इंसान है वो खुद सब कुछ निर्णय ले लेता है। पहले क्या होता था, सभी लोग सभी की बात सुनते थे और उसके अनुसार निर्णय लिया जाता था, संयुक्त परिवार हुआ करता था। लेकिन क्योंकि अब इंसान सुख सुविधाओं में इतना बिजी हो गया है कि एक दूसरे का जो बात उसको अच्छा नहीं लगता और वो क्या है कि संयुक्त परिवार फिर एकाकी परिवार में टूट जाता है। तो यही अभी जो वर्तमान स्वरूप है हमारे समाज का उसमें देखने को मिल रहा है।
12वें नंबर पॉइंट में देखिए, समाज में निर्धनता और बेरोजगारी का बोलबाला है। आप सभी को पता है कि समाज में जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं, और बेरोजगारी तो पूरे देश में है। इससे अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आगे देखिए, अगला जो पॉइंट है, हमारे समाज में अभी भी बाल विवाह, दहेज, सती होना आदि कुप्रथाएं प्रचलित है। वहाँ मैं दोस्तों नाम भूल गया था, इसका नाम है सती प्रथा। ठीक है, तो जो सती प्रथा है, तो सती प्रथा में आप देखेंगे कि जो पुरुष है, तो पुरुष जैसे मर जाता था तो उसकी पत्नी को जबरदस्ती उसी के साथ आग में झोंक दिया जाता था, जिसका नाम था सती प्रथा। तो 13वां पॉइंट में देखिए, हमारे समाज में अभी भी बाल विवाह, दहेज, सती होना आदि को प्रथा प्रचलित है। वैसे तो संविधान बन जाने के बाद बहुत सा जगह पर क्या है, जागरूकता फैली, और जागरूक जो लोग हो गए वो इन रूढ़िवादी सोच को छोड़ दिए। लेकिन जहाँ जागरूकता नहीं है तो आज भी ये सारे कुप्रथाएं प्रैक्टिस में है। कानून बन जाने के बाद भी ये प्रथाएं किसी न किसी प्रकार जीवित है। इसके साथ हमारे समाज में अधिकतर लोग रूढ़िवादियों, पुरानी मान्यताओं का पालन करने वाले हैं। अतः समाज को जितनी प्रगति करनी चाहिए उतनी नहीं कर पा रहा है। अभी भी हम विकसित समाजों की श्रेणी में नहीं आ पाए हैं। दोस्तों देखिए, जब तक हमारे समाज में रूढ़िवादी और पुरानी मान्यता रहेगी, तब तक हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता। और यही कारण है कि आज भी हमारा जो समाज है विकसित श्रेणी में नहीं आ रहा है। अब इसका पॉइंट नंबर 14 देखिए, तो जो पॉइंट नंबर 14 है, तो उसमें लिखता है, हमारे समाज में अपराधीकरण की प्रवृत्ति जोरों पर है। राजनीति के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण तेजी से हो रहा है। इससे जनतंत्र के विफल होने का खतरा पैदा हो गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारा जो संविधान है, तो हमारा संविधान हमारे देश को एक लोकतांत्रिक देश बनाती है। लेकिन आज भी जो अपराधीकरण है उसका राजनीतिकरण हो रहा है, और राजनीतिकरण का अपराधीकरण हो रहा है, जिससे जो ये लोकतंत्र है, जो हमारा संविधान ने हमको दिया है, वो खतरे में है। पॉइंट नंबर 15 लिखता है, उपर्युक्त के अतिरिक्त हमारे समाज में बाल मजदूर, बंधुआ मजदूर, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, नशाखोरी, स्मगलिंग आदि भी विकट समस्याएं हैं, जिनके परिणाम स्वरूप अभी समाज के स्वस्थ और एकीकृत संगठन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये आप देखेंगे कि किस प्रकार से डॉक्टर दीप्ति जैन जी बहुत ही बारीकी से इन पॉइंटों को समाज के समक्ष रखा है। तो आई होप कि ये वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या था आपको समझ में आया होगा कि हमारे भारतीय संविधान का आधुनिक स्वरूप क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एवं अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।